तो इसके लिए हम लोग जो है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या देश में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां, वो सपोर्ट करती है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम तो गाइडेंस दे सकते, अब गाइडेंस दे रहे हैं, हम बोलेंगे तभी जब हम खाना खाएंगे, तो खाना क्या फ्री मिलता है? नहीं, उसके लिए पैसे चाहिए। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है ना, उसने उसके लिए प्रोसेस कर रखा है, तरीके हैं उसके, ठीक है? तो उसमें जैसे कि उसे बोलते हैं CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड बोलते हैं। उसके अंतर्गत हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फंड मिलता है और हमारे अंदर जो बेसिक नीड की जरूरत थी वो पूरी हो गई, और हम बच्चों को, आप जैसे बच्चों को गाइडेंस हमारा संस्थान देता है, ठीक है कि नहीं? तो इसमें आपको बता दें कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सभी बच्चों के कि आपने तो ऐसा कर दिया, लेकिन पैसा कहां से आएगा? तो पैसे के तरीका बता दिया, ठीक है? तो आप कंसेप्ट से क्या करें? कनेक्ट कैसे होंगे? इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे आएगा? फायदा से आएगा। तो आप देखो कि सुबह से शाम तक इसका हम कहां उपयोग करते हैं। जैसे कि साइंस में कोई है चैप्टर, बुक है आपके पास? नहीं लाए? मैथमेटिक्स की बुक है? नहीं लाए आप? नहीं, बुक लाए हो आप? नहीं लाए, ओके। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? ये बच्चों, ये जी, फ्रैक्शन एंड डेसिमल जी, पैरामीटर जी, एरिया एंड पेरीमीटर, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इंटीजर्स। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, साइंस में बेटा बताइए, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, लाइट। वॉल्यूम भी आपके सिलेबस में? ओके। तो आप ये बताइए, बैठे बैठे प्लीज, बैठो बैठो प्लीज, टेक इट। पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है? एक लीटर है, ठीक है? आप जिस कमरे में रह, यानी कि मान लो बैठे हुए हैं, तो इसमें हम तीनों की बात, वॉल्यूम तो अभी आपने पढ़ा नहीं, ठीक है? सिलेबस में नहीं है। एरिया की बात यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं? कहाँ पे कर रहे हैं बताइए? ये पूरा एरिया है। तो एरिया की बात हम 2D में करते हैं कि 3D में करते हैं कि 1D में करते हैं? 2D में करते हैं ना? आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ा होगा। मान लीजिएगा इस बच्चे की पोजीशन को डिफाइन करना, इन सभी बच्चों में से और हम सभी फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है, ठीक है? तो इसकी पोजीशन को किसी ना किसी के रिस्पेक्ट पे तो डिफाइन करेंगे कि नहीं? तो किसके रेस्पेक्ट पे डिफाइन करते? अब ये बच्चा 3D में बैठा हुआ है कि नहीं? तो हमने क्या किया, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, 1, 2 और 3। क्लियर? परपेंडिकुलर और नॉर्मल दोनों है आपके साथ। नॉर्मल कभी कभी पढ़ते हैं, नॉर्मल नहीं पढ़ते। परपेंडिकुलर पढ़ा है? ये चीज याद है, ये कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री। अच्छा, अब ये कितना एंगल है इस सरफेस से? जो आ रहे, घबराइए मत, है ना? ये बेटा सरफेस है, टेबल है, ये कितना एंगल है? है ना? दोनों जगह 90 डिग्री है, लेकिन ये सरफेस है और ये क्या है? लाइन। क्या है ये? लाइन। ठीक है।
अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात यहाँ पर भी मैं कर रहा था और इसकी बात यहाँ पर भी मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो दोनों में देखिएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना रही है और यहाँ पर भी 90। जब कोई लाइन, ये लाइन है, किसी लाइन से 90 डिग्री बनाए, दैट इज परपेंडिकुलर। क्या? लेकिन ये तो लाइन नहीं है, सरफेस है, तो सरफेस से ये 90 डिग्री बना रही है, तो इसे नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्लियर हो गया। ये अंतर होता है परपेंडिकुलर और नॉर्मल। ठीक है, मैथमेटिक्स में काफी बार यूज होता है और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत बार इसका यूज होता है। बच्चे समझ लेते हैं परपेंडिकुलर ही नॉर्मल है, नॉर्मल ही परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया? कठिन था? ठीक है। अब हमने बोला कि यार इस बच्चे की पोजीशन बतानी है, 3D में बैठा हुआ, तो हमने 3 लाइन एक परपेंडिकुलर यानी कि आपस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ की, और ये बच्चा है, तो इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसी ना किसी के रिस्पेक्ट पे डिफाइन करेंगे। इसलिए हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और जहां पर वो इंटरसेक्ट हुई उसका नाम क्या दे दिया? ओरिजिन। क्या दे दिया? ओरिजिन। जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जरूरत पड़ी है कि नहीं डेली लाइफ में। अब ये हमने 3 क्यों ड्रॉ की? क्योंकि 3D में। और यदि यहाँ पर होता, मान लीजिएगा यहाँ पर कोई पार्टिकल होता है, इसकी पोजीशन को डिफाइन करना, तो किसमें? 2D में। समझ आया कि नहीं? तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन करते। तो पोजीशन को डिफाइन हम लोग डेली रूटीन लाइन में करते हैं, इसलिए वो किससे कनेक्टेड हो गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जब लाइन का चैप्टर पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन भी आता है, उसके द्वारा उस पॉइंट में कोई, मान लीजिएगा कोई पार्टिकल है, वो घूम रहा है, जब घूमेगा तो क्या करेगा? कोई ना कोई शेप फॉर्म करेगा, सर्किल भी कर सकता है, ठीक है, एलिप्स भी यानी अंडाकार भी कर सकता है। एलिप्स नहीं समझते होंगे, अंडाकार भी समझ सकते है ना, करेगा। तो उसके हिसाब से उन चैप्टरों का क्या हो जाता है? डिफाइन हम लोग कर देते हैं। तो हमने एक एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप उसे, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मत समझो कि टेस्ट में आएगा, एनुअल एग्जाम में आएगा। ये समझो कि ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका उपयोग कहाँ है, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं। तो जब हम क्यों का जब आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट हुआ इसका मतलब इंटरेस्ट आएगा, तो आपकी सोच स्टार्ट हो जाएगी, आप उसका कंसेप्ट को डीपली समझ जाएंगे। डीपली समझने का मतलब क्या है? डीपली समझने का क्या मतलब है? कि आप उसके कंसेप्ट की टर्म्स ऑफ कंडीशन आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, अब उसे इजीली अप्लाई करना। तो कंसेप्ट को कनेक्ट करके, मतलब कैसे? डेली रूटीन लाइफ में आप उसे अप्लाई, यानी कि देखो कहाँ इसका उपयोग है, अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, अपने आप फॉर्मूला उसके द्वारा। अब दूसरा फायदा क्या होता है देखिएगा, दूसरा फायदा बेटा ये होता है कि आपके जो लिखने को आता है, जब आप कोई भी सवाल करते, अटेम्प्ट करते हो, तो उसमें लिखते हो, माना कि लेट अस बी टेक, होता है कि नहीं? उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, ये आइडिया अपने आप इसके माध्यम से अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे चाय बनाता, कितने बच्चे चाय बना सकते? रिवाइज करोगे कि नहीं? है ना? आप कैसे बनाते चाय, ये बच्चे बताओ। बैठ के बताइए, बैठ के। पहले डब्बे में पानी लेते हैं, हाँ, फिर उसको गर्म करते हैं, ठीक है, फिर चाय पत्ती डालते हैं, ठीक, सब्जी डालते हैं, ठीक, घी डालते हैं, चीनी डालते, फिर गैस तो जलाई नहीं भाई। नहीं, गरम कर लिया, इसका मतलब गैस ऑन कर लिया है ना, स्टोव ऑन कर दिया था आपने, है ना। फिर खुला दिया आपने, उसके बाद छान के सर्व कर दिया या खुद पी लिया आपने, ये तो है। तो ये स्टेप इसने प्रॉपर बता दिए, क्योंकि कंसेप्ट क्या था? क्या ये चाय बनाने की प्रोसेस आपने रिवाइज की है? नहीं की है, क्योंकि इनका कंसेप्ट क्लियर है। इसी तरीके से जब बेटा जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, है ना।
तो आपको जो स्टेप है, जैसे कि इन्होंने स्टेप बोला ना कि हमने सबसे पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, यही तो एग्जाम में लिख रहा होता है, इसमें आपको नंबर मिलते। आप कोई क्या करते हो, डायरेक्ट कोई सवाल आया, डायरेक्ट फार्मूला लगाया और सवाल आप करके रख दिया, उसमें नंबर काट लेते हैं आगे से। और जब आप प्रॉपर स्टेप लिखते हैं तो 4 नंबर का यदि कोई सवाल है तो 4 में से 4 मिल जाते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर स्टेप लिखना। जैसे लोग आगे चल के डेरिवेशन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके दिमाग में अपने आप आइडिया आएगा कि ये पहले करना है, इसके बाद ये आइडिया, इसके बाद ये आइडिया अपने आप आएगा। और जब वो स्टेप प्रॉपर आप लिख लोगे आइडिया के थ्रू, रटने के थ्रू नहीं, तो आपके नंबर भी क्या हो जाएंगे, अच्छे आएंगे। नींद आ रही है आपको ना? दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, न्यूमेरिकल सवाल किससे सॉल्व होता है, फॉर्मूले से। उसकी हमने कंडीशन बताई ना, क्या, फॉर्मूले को समझना है, लगाना है, कैसे फॉलो करना है, किसे, टर्म्स और कंडीशन। अब जब आप इस प्रोसेस से कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन भी बेटा आपको अपने आप ही क्लियर हो जाए। यानी कि आप देख रहे हो एक तीर से 3 जगह निशान है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट डेफिनेशन लिखने को आप लिख दिया आपने। दूसरा, आपको स्टेप वाइज कोई भी सॉल्यूशन लिखना है, उसके पूरी थ्योरी लिखनी है, वो भी बिना रिवीजन के लिख दिया। और कोई न्यूमेरिकल सवाल लगाना है, फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। तो आपको 3 फैक्टर, आप क्लियरेंसी बोलते हैं खाटू से, क्या बोलते हैं, एक तीर से उनके 3 वार, तो 3 वार से पूरा खेल खत्म कर देते हैं खाटू से। जो श्याम यानी कि कृष्णा के जो है यानी कि फॉर्म है ना। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट पर ध्यान दो, फॉर्मूला अपने आप हो जाएगा, डेरिवेशन भी अपने आप हो जाएगा, जो आपके स्टेप है वो भी अपने आप हो जाएगा। केवल क्या करना है, अट्रैक्ट होना है। तो अट्रैक्ट कैसे होंगे, फायदा देखेंगे। क्या देखेंगे, फायदा। ठीक है, आप लोग तो बुक लेके आए नहीं, तो आपको ये बताओ सबसे ज्यादा डर किसमें लगा है। ये तो मैंने आपको बता दिया। हमने क्या बताया, पढ़ने का तरीका। दूसरा हमने क्या बताया, पढ़ने का जो तरीका है आप उसको ही फॉलो कीजिए, क्योंकि एक महीना लगभग बचा होगा, उसमें बहुत ज्यादा आप जो है अप डाउन मत कीजिए। लेकिन हाँ, आप जो टेस्ट मैंने आपको बताया, टेस्ट की एनालिसिस जो सर आप लोग लेते होंगे ना, इसमें चल रहे होंगे क्लास टेस्ट है ना, उसे ये लोग सीरियस लेते हैं, लेते हैं, उसे और सीरियस लेने लगे। ये समझ लो आपका एनुअल एग्जाम चल रहा है, उसके एनालिसिस कीजिए। मैम कॉपी चेक करती हूँ, उसमें जो है आप प्रॉपर देखिए कहाँ पे मेरी गलती है। आपको समझ में नहीं आ रही है, आप सर के पास जाइए, मैम से हमारी मिस्टेक कहाँ है, इसलिए जाइए। इसलिए मत जाइए कि मैम को उंगली करनी है, ये नहीं करना है। उसको बच्चे करते भी होंगे कि ये इसलिए ये कैसे हो गया, हमारे नंबर 5 में से तो 6 आने चाहिए, ठीक है, 5-6 क्यों नहीं आए, 5 नंबर फुल मार्क्स 5 या 6 में क्यों टेंशन दे, तो 6 नंबर आ सकते 5 में से, नहीं आ सकते। कुछ बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितना आता है, मैं तो 6 पे फोकस करूंगा। तो ऐसे नहीं करना है, मैम पर उंगली नहीं खड़ी करनी है, ठीक है, सर पे नहीं करनी है। केवल अपनी समस्या को ढूंढना है और उस समस्या का समाधान के लिए मैम के पास जाना है, और समाधान और दूसरा समस्या क्या हुई हमारे साथ इसके लिए जाना। कितने किस लिए जाओगे बताओ, समस्या मैम की समस्या खड़ा करने के लिए कि अपनी समस्या के लिए, अपनी समस्या को जानने के लिए। इस सवाल में गलती हुई कहाँ, और दूसरा समाधान, ठीक है, हमसे गलती कहाँ हुई है, अब ये गलती को हम कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए अपने सर या मैम के पास जाए। क्योंकि वो अब आप जब जाओगे तो जब आप कनेक्ट होगे तो मैम आपको अपने बच्चे की तरह आपको लेंगी, और जब आपको नहीं आएगा तो उनकी भी नींद आराम हो जाएगी, सपने में आप ही आओगे कि नहीं। ऐसा होता है मैम, रियलिटी बता, ऐसा ही होता है। ये वो बच्चा परेशान करता है, अरे कल डाउट पूछेगा, फिर घुमा घुमा के पूछेगा, तो टीचर और पढ़ता है। और जहाँ पर यानी कि उस तरीके की फैसिलिटी यानी कि बंदे को वहाँ पे कह रहा होता ना, बच्चे ने कोई पूछा नहीं, अरे ठीक है वही पढ़ा देंगे, तो उससे क्या होता है कि टीचर की जो क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। और इसलिए आपको जूझना है, और मैम से 2 चीजों के लिए जाना है। एक बार फिर बोल दो,
स्वयं जो सवाल लगाया है किस कारण गलत हुआ है, समस्या हमारी क्या है, मैम की नहीं, हमारी क्या है, और इसका जब समस्या का समाधान आपको ना मिले तो आप ठीक है। तो आप लोग और कुछ समस्या का समाधान हम भी कर सकते हैं। समस्या जब आप जानेंगे, अपनी जानेंगे कैसे, तरीका तो बता दिया ना, तो आप पढ़िए, कैसे पढ़िए तरीका बता दिया, और उस तरीके से पढ़ने के बाद आप सीरियस लो टेस्ट को। बहुत सारे बच्चे टेस्ट को सीरियस ले रहे हैं, मैं बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद टेस्ट को सीरियस लेने के बाद जो नंबर आ रहे हैं उसको एनालाइज करते हुए आप अपनी कमियों को पहचान के उन्हें क्या कर देना, रिमूव कर देना। ये चीज धीरे धीरे अपने अंदर डाल लो, तो आप 12वीं के साथ ही आप या तो डॉक्टरी में सिलेक्ट हो जाएंगे, या आप इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो जाएंगे, या आप प्रोफेसर बन जाएंगे, या आप IAS बन जाएंगे, या एक नेता बन जाएंगे। नेता भी बनना बहुत जरूरी है। कितने बच्चे नेता बनना चाहते हैं? कोई भी नहीं है। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। नेता बनना बहुत जरूरी है। आप लोगों बच्चों है ना, नेता बनिए। नेता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नेता अच्छा नहीं होगा, है ना, तो हमारा जो समाज है, पॉलिसी कौन लाता है, कानून कौन लाता है, नेता। और पॉलिसी कौन बनाता है, IAS। ठीक है, ये तीनों लोग बहुत अच्छे होने चाहिए, नेता, पॉलिसी मेकर और एप्लीकेशन। ठीक है, तो नेता ही बनिए। कुछ बच्चे नेता को हम बोलते हैं, नेता बनना बहुत जरूरी है। हम नेताओं के पास जाते हैं, नेता देखिए कितना मस्त एकदम मोटर आगे चल रहा है, 2-3 गाड़ियां पीछे चल रही, मजेदार लग्जरियस लाइफ। नहीं, लग्जरियस नहीं, बहुत टेंशन होती है। तो वोट लेना, दूसरे का वोट लेना, दूसरे का वोट कब देगा, जब उसके फेवरेबल काम करोगे। ठीक है, तो नेता लीडरशिप बहुत ज्यादा चाहिए, तो नेता भी आप लोग बनिए, हमारा एक निवेदन है। टीचर भी बनिए। कुछ कितने बच्चे टीचर बनना चाहते हैं? ये भी एक समस्या है। कौन बनना चाहता बेटा? हाथ खड़े करें, दूसरों को देख के मत किया करो, खुद से किया अपने करो। अपने आप। टीचर बनना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो जीवन का जो मेन मकसद होता है, भगवान ने आपको जीवन दिया, इस शरीर में भगवान ने आत्मा डाली है, चेतना डाली, उससे शरीर एक्टिवेट हुआ, वो चेतना निकल गई, शरीर काम करता है नहीं। ये चेतना जाने के पीछे 2 कारण हैं। एक है अपना आजीविका चलाइए बिना स्ट्रेस के, ठीक है, बिना एंजाइटी, बिना फियर, बिना प्रेशर के। अपना जब करोगे तो दूसरे नंबर पे आता है परिवार का करना, और तीसरे नंबर पे क्या आता है, समाज, सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए तो रखा है। जैसे आप सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग तो दूसरे उनके बच्चे तो नहीं हो, लेकिन आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर अपना परिवार भी पाल रहे होंगे, वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद भी खाते होंगे, अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से हमारी जो प्रतिभा है, एक टीचर की प्रतिभा अंदर, तो टीचर जो आपकी जो टीचर बनी है, यानी कि नेताओं की है। नेताओं क्या होती है कि गलत को भी साथ सही पेश कर देना, सबको साथ लेना, सबको मैनेजमेंट लेना, और समाज की समस्याओं को समझना, और उसे सॉल्व करने के लिए क्या करना, उसके लिए कानून बनाने के लिए उसके लिए प्रयत्न करना, लड़ना, अपना ही नहीं सोचना। ये नेताओं की क्वालिटी होती है। ठीक है, डॉक्टर में क्या होता है, दूसरे को दर्द को समझना। आज के डेट में डॉक्टर दर्द नहीं समझते, कितना पैसा आ रहा है ये समझते हैं, उसको कितना दर्द होगा, उसमें कितना मोटी हड्डी बनेगी, उस पर कुछ डॉक्टर सही है, लेकिन हॉस्पिटल्स का खेल सही नहीं है ना। वो क्या करते हैं कि यदि पेशेंट मर भी गया तो 3-4 दिन तक वो वेंटिलेटर पे ऑफ ही बना रहे हैं, लेकिन उस पर बिल बना देंगे, बॉडी को तब तक नहीं देंगे जब तक वो बिल पेमेंट नहीं होगा। तो ये भी गलत है, उसे कमर्शियल नहीं लेना। टीचर बनना बहुत अच्छी बात है, नेता बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, IAS बनना बहुत अच्छी बात है, जब आपकी प्रतिभा हो। प्रतिभा कब होगी, जब आप
है तो आपके अंदर, भगवान ने दी है। भगवान ने तुमको दिया टीचर कि आप चलेंगे डॉक्टर बनने, आपको स्मेल आएगी, ठीक है, आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी, आपको उसमें आनंद ही नहीं आएगा। तो आपका जीवन काटोगे कि जियोगे? काटेंगे, स्ट्रेस होगा, जिएंगे नहीं। और आपके अंदर कैपेसिटी यानी कि कैपेबिलिटी थी डॉक्टर बनने की, और आपने डॉक्टर तो आपको अच्छा लगेगा, पेशेंट को दर्द को आप समझेंगे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यही चाहिए समाज के लिए, और ऐसा ही हम चाहते हैं कि आप सभी बच्चे करें, ठीक है। दूसरों को देखकर मत करें, अपने आप को देखें, क्योंकि आपका शरीर अंदर से चल रहा है कि बाहर से? अंदर, सोल की वजह से चल रहा है भाई। सोल को कनेक्ट करना है, सोल को बुद्धि से जब आप कनेक्ट करोगे तो बुद्धि आपकी सही दिशा में निर्णय लेगी, और आप मजेदार तरीके से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे 10 घंटे के बराबर हो जाएगा। किसी ने 3 घंटे पढ़ लिया 30 घंटे के बराबर हो गया। आप घर में 30 घंटे पढ़ता हूँ, सर भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, एक दिन में तो 24 घंटे। लेकिन इम्पल्सिव पढ़ाई होगी, ठीक है कि नहीं। और ज्यादा पढ़ने वाले कभी कुछ नहीं करते, कुछ लोग रट्टा मारते। 3 इडियट देखा आपने, है ना, तो उसमें वो ज्यादा ही पढ़ता था, दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करता था। ऐसा नहीं करना है, कम पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है, प्रतिभा के अनुसार करियर एक्टिव बनाना है, और वो और देश की समाज की सेवा करना। तो समाज सेवा करोगे तो आपकी भी सेवा होगी और परिवार की होगी, और बीमार होने का चांस खत्म हो जाएगा। नेगेटिविटी होगी नहीं। नेगेटिविटी कहाँ से आती है? नेगेटिविटी से ही शरीर बीमार होता है, क्योंकि माइंड से ही पेट चल रहा है, और पेट से बीमारी आ रही है, तो सब कुछ रिजॉल्व हो जाए। तो हम चाहते हैं कि अगले वाले लेक्चर में, थक गए होंगे ना बच्चों? नहीं थके? टाइम पता चला? तो अगले वाले लेक्चर में, अगले वाले इंटरेक्शन में हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि अब इस ड्यूरेशन में हम आपकी क्लास नहीं लेंगे। सर और मैं या मैम और हमारी जो टीम है मिलके ऐसा कार्य करेगी, ताकि आपकी समस्या जो आ रही है उसका समाधान कर दें, ठीक है। और समस्या कहाँ आ रही है ये बता दें। क्या बता दें? ये बता दें। और समस्या का समाधान कैसे हो ये बता दें। अंडरस्टैंड हम लोग? बात तो कोई बुक लेके आएगी तो क्या करने आएगी यार? मैं तो कोई भाषण तो नेता तो हूँ नहीं, तो भाषण दूंगा, बुक तो लानी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं। तो समस्या कहाँ कहाँ आ रही है फ्रेंकली बताइए, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है? SST में दिक्कत आ रही है, वेरी गुड, है ना। उसे रटते होंगे आप लोग, है ना। तो मैम पढ़ाती शायद आपको, है ना। आप मैम से कनेक्ट होइए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ड्यूरेशन आपके पास ज्यादा नहीं है, यदि दूसरा टीचर पेश कर दिया तो रायता आपका बन जाएगा, ठीक है। और किस सब्जेक्ट में आ रही है तो मैम से कनेक्ट हुई, ठीक है। और जहां जिस कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप रटने वाला होता है, सर ये याद नहीं होता है, ये मैथ समझ में नहीं आता है, तो मैम के पास आप जब जाएंगे तो वो चीजें धीरे धीरे आपकी क्या होगी? रिजॉल्व होगी। जो प्रयास करता है वही सफल होता है, और वो एक्सीलेंट के साथ होता है। और दूसरी समस्या मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, देखिए मैम अच्छा पढ़ा रही हैं, ठीक है, प्रयास भी कर रही हैं, और आपकी समस्या है, लेकिन जब तक आप पहुंचाओगे नहीं तो कैसे रिजॉल्व करोगे? जरा सोचो। तो बेहिचक अपनी बातों को पहुंचाइए, और वो कोशिश करें आपकी समस्या रिजॉल्व। यदि हमने आपकी समस्या क्रिएट की तो समस्या ऐसा ना बहुत बढ़ जाए, क्योंकि ड्यूरेशन आपके पास है नहीं।